गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने देखे थे संज्ञा और सर्वनाम के भेद। संज्ञा के भेद है 5, सर्वनाम के भेद है 6 और आज हम लोग देखने जा रहे हैं विशेषण। विशेषण के भेद है 4। उसके पहले हम लोग विशेषण किसे कहते हैं या उसकी परिभाषा क्या है या अब देख लेते हैं। विशेषण मतलब जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहा जाता है। उन विशेषणों में संज्ञा या सर्वनाम के गुण, संख्या, मात्रा या परिमाण बताया जाता है। विशेषण के भेद हम लोग देख लेते हैं। विशेषण के भेद है 4। एक है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। अगर आप लोग अच्छी तरह से देख लेते हैं तो इसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि इनके नामों में ही इनकी परिभाषा छिपी हुई है। गुणवाचक विशेषण मतलब संज्ञा या सर्वनाम के गुण बताए जाते हैं। संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताई जाती है। परिमाणवाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम के बारे में परिमाण बताया जाता है। और सार्वनामिक विशेषण मतलब ऐसा सार्वनामिक शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताता है। चलो एक एक करके हम लोग परिभाषाएं और उनके उदाहरण देख लेते हैं। तो पहला विशेषण का भेद है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण मतलब जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे वह व्यक्ति दयावान है। अब व्यक्ति शब्द के व्यक्ति के बारे में यहाँ पर गुण बताया गया है और हमेशा याद रखना है कि विशेषण हमेशा संज्ञा तथा सर्वनाम के साथ आता है, चाहे वो पहले हो तथा संज्ञा तथा सर्वनाम के बाद हो, लेकिन हमेशा विशेषण ये संज्ञा और सर्वनाम के साथ ही होता है। अब व्यक्ति शब्द की विशेषता दयावान इस शब्द ने बताई है तथा दयावान ये शब्द उस व्यक्ति का गुण है, इसलिए दयावान शब्द हो गया गुणवाचक विशेषण। दूसरा सेंटेंस है कोयल का स्वर मीठा है। अब मीठा ये कोयल के बारे में यहाँ पर गुण बताया गया है, इसलिए मीठा ये शब्द हो गया गुणवाचक विशेषण। अगला भेद है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण मतलब जो यहाँ पर संख्या बताई जाती है, संज्ञा तथा सर्वनाम की संख्या बताई जाती है। परिभाषा देख लेते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। यहाँ पर एक बात हमें वापस देखनी है कि यहाँ पर निश्चित तथा अनिश्चित संख्या यहाँ पर बताई जाती है। निश्चित मतलब 2, 4, 5 इस तरह से हो गई निश्चित संख्या, और अनिश्चित संख्या मतलब कई, कुछ, सारे, इस संख्या ये हो गई अनिश्चित संख्या। अब यहाँ पर हमें सेपरेशन नहीं करना है, सिर्फ हमें संख्यावाचक विशेषण देखना है। कोई निश्चित तथा अनिश्चित संख्या का यहाँ पर मेंशन नहीं करना है तथा बोध नहीं करना है। अगला भेद है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक मतलब यहाँ पर परिमाण बताया जाता है, संज्ञा तथा सर्वनाम के बारे में परिमाण बताया जाता है। यहाँ पर भी संख्या का बोध होता है, लेकिन संख्या के साथ वहाँ पर परिमाण दिया जाता है। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। मात्रा या तोल बताने वाले विशेषण को परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। मतलब जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की मात्रा या तोल के बारे में बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे 10 किलो गेहूँ, 4 किलो दाल, 2 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध। यहाँ पर भी संख्या का बोध हो गया, जैसे 10, 4, 2, 1 ये हो गया संख्या, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर मात्रा का भी बोध होता है, जैसे किलो, मीटर, लीटर, इसलिए ये शब्द हो गए परिमाणवाचक विशेषण। तो यहाँ पर संख्या दी है इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण नहीं होंगे, तो संख्या के साथ परिमाण भी दिया गया है इसलिए ये शब्द हो जाएंगे
परिमाणवाचक विशेषण। दोनों में मतलब परिमाणवाचक विशेषण में और संख्यावाचक विशेषण में अच्छी तरह से अंतर है, तो अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अगला विशेषण है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण मतलब जिन सर्वनामों का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे हम लोगों ने पहले देखा था कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा और सर्वनाम के गुण बताते हैं, वहाँ पर गुणवाचक विशेषण होता है। दूसरे में देखा, दूसरे भेद में कि संख्या बताई जाती है, वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होता है। तीसरे में हम लोगों ने देखा था कि परिमाण बताया जाता है, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण होता है। लेकिन चौथा ये विशेषण का जो भेद है ये पूरी तरह से अलग है कि जो विशेषण मतलब कि सर्वनाम का प्रयोग होता है विशेषण के रूप में, जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, मेरे भाई अमेरिका जा रहे हैं। अब यहाँ पर भाई शब्द ये हो गई सर्वनाम और उसके साथ साथ मेरे ये शब्द के द्वारा उसकी विशेषता बताई गई है। मेरे ये शब्द सर्वनाम से इस भाई शब्द की विशेषता बताई गई है। मेरे भाई अमेरिका जा रहे हैं, तो भाई ये जो संज्ञा है उसकी विशेषता मेरे इस सर्वनाम के कारण बताई गई है तथा इस सर्वनाम से बताई गई है, इसलिए ये शब्द हो गया सार्वनामिक विशेषण। अगला सेंटेंस है पत्थर उस लड़के ने उठाया था। यहाँ पर उस शब्द के द्वारा इस लड़के इस जातिवाचक संज्ञा की विशेषता बताई गई है, इसलिए उस शब्द हो गया सार्वनामिक विशेषण। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखे विशेषण के 4 भेद। पहला भेद देखा था गुणवाचक विशेषण, दूसरा देखा था संख्यावाचक विशेषण, तीसरा देखा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा देखा है सार्वनामिक विशेषण। तो इस तरह से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण ये शब्द भेद में हम लोगों को पूछे जाएंगे। उसके लिए मैं आप लोगों को होमवर्क देती हूँ, आप लोगों को अच्छी तरह से क्लास वर्क नोटबुक में लिखकर वो सॉल्व करना है। व्याकरण का अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे सहायक क्रिया। सहायक क्रिया के साथ साथ हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया भी देख लेते हैं। चलो देख लेते हैं क्रिया किसे कहा जाता है। क्रिया का प्रश्न हमें 2 मार्क के लिए आ जाता है। एक आता है सहायक क्रिया और दूसरा आता है प्रेरणार्थक क्रिया। वैसे सहायक क्रिया के 5 भेद हैं, लेकिन हम लोगों को पढ़ने के लिए सिर्फ 2 ही भेद हैं, तो हम लोग बस 2 ही भेद उसके देख लेंगे। उसके पहले हम लोग देख लेते कि क्रिया किसे कहते हैं तथा क्रिया की परिभाषा क्या है। क्रिया मतलब जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद हम लोगों को पढ़ने के लिए जो 2 है बस वही हम लोग देख लेते हैं। एक है सहायक क्रिया और दूसरा है प्रेरणार्थक क्रिया। दोनों भी प्रश्न हम लोगों को अलग अलग तरह से आ जाते हैं। सहायक क्रिया हमें पहचानने के लिए आ जाती है और प्रेरणार्थक क्रिया हमें प्रथम प्रेरणार्थक है या द्वितीय प्रेरणार्थक वो पहचानने के लिए भी आती है तथा बनाने के लिए भी आ जाती है। चलो पहली क्रिया हम लोग देख लेते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मतलब मुख्य क्रिया के बाद में प्रयुक्त होने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहा जाता है। इसमें जो नियम जो है वो अच्छी तरह से याद रखने हैं। पहला नियम जो है यहाँ पर वो है कि स्थान मुख्य क्रिया के बाद यानी अंत में होता है। सहायक क्रिया का स्थान याद रखना है अच्छी तरह से। सहायक क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में आती है, मतलब मुख्य क्रिया के बाद में आती है। ये अच्छी तरह से याद रखना है। दूसरी सूचना ये है तथा दूसरा नियम ये है कि वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग किसी भी काल में, चाहे वो भूतकाल हो, भविष्यकाल हो तथा वर्तमान काल हो, किसी भी काल में सहायक क्रिया का प्रयोग हो जाता है। तीसरी सूचना तथा तीसरा नियम याद रखना है, मुख्य क्रिया के साथ
सहायक क्रिया जुड़ने पर वाक्य का पूर्ण अर्थ निकलता है। मतलब जब मुख्य क्रिया के द्वारा वाक्य का अर्थ पूरा नहीं होता तो उसके लिए, उसकी सहायता के लिए, मुख्य क्रिया की सहायता के लिए दूसरी क्रिया जब ली जाती है तो उसे सहायक क्रिया कहा जाता है और उस सहायक क्रिया के कारण वाक्य का अर्थ पूरा हो जाता है। चौथा नियम यह है कि सहायक क्रिया के पहले मुख्य क्रिया का होना अनिवार्य है। मतलब जहाँ पर हम लोगों को सहायक क्रिया है उसके पहले मुख्य क्रिया होनी बहुत ही आवश्यक है। मतलब वहाँ पर दो क्रियाएं होनी आवश्यक है तथा दो क्रियाएं ही होती है। जैसे उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, रमेश वहाँ जा नहीं सका। यहाँ पर जैसे रमेश वहाँ जा नहीं सका, यहाँ पर सका ये है सहायक क्रिया। जो हम लोगों ने, मैंने सूचना आप लोगों को बताया कि सहायक क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में आ जाती है। तो यहाँ पर सका जो है वो शब्द हम लोगों को इस तरह से नीचे लेना है और उसका मूल रूप हमें यहाँ पर लिखना है। एग्जाम में भी इस तरह से हमें करना है कि अच्छी तरह से याद रखना है वाक्य के अंत में आने वाली जो क्रिया है वो सहायक क्रिया है और वो सहायक क्रिया नीचे लेकर यहाँ पर उसका मूल रूप लिखना है। दूसरा सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं, शिकारी ने हिरण को मार गिराया। यहाँ पर मारना और गिराना, मार और गिराया ये जो दो क्रियाएं हैं, यहाँ पर मार ये क्रिया मुख्य क्रिया है और गिराया ये है उसकी सहायक क्रिया। मार शब्द के कारण जैसे शिकारी ने हिरण को मार, ये इस तरह से वाक्य का अर्थ पूरा नहीं होता, इसलिए अर्थ पूरा करने के लिए गिराया इस शब्द का तथा गिरना इस सहायक क्रिया का उपयोग यहाँ पर किया गया है। इसलिए गिराया ये शब्द हो गया तथा ये क्रिया हो गई सहायक क्रिया। तो एग्जाम में इस तरह से जब सेंटेंस आ जाएंगे तो हम लोगों को वापस यहाँ पर ले लेना है नीचे और उसका मूल रूप लिखना है। तो गिराया शब्द हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया और उसका मूल रूप लिखा यहाँ पर गिरना। तीसरा सेंटेंस है, घंटे बजाते हुए फायर ब्रिगेड दौड़ आया। यहाँ पर भी दौड़ मतलब दौड़ना और आया मतलब आना। तो यहाँ पर हम लोगों ने सहायक क्रिया नीचे यहाँ पर ली है और उसका मूल रूप लिखा है आना। अगला सेंटेंस है, अब राजाओं के दिन लद गए। अब जिस तरह से मैंने बताया कि अंतिम क्रिया जो है वो सहायक क्रिया है, यहाँ पर हम लोगों ने सहायक क्रिया नीचे ली है और उसका मूल रूप लिखा है गए शब्द का तथा गए क्रिया का मूल रूप है जाना। अगला सेंटेंस है, बालक रात भर रोता रहा। रहा यहाँ पर रोता मतलब रोना और रहा ये है उसकी सहायक क्रिया और रहा शब्द का मूल रूप है रहना। तो इस तरह से हम लोगों ने पांचों उदाहरणों के द्वारा यहाँ पर सहायक क्रियाएं देख ली। यहाँ पर अगर आप लोग अच्छी तरह से देख लेते हैं तो पता चल जाएगा यहाँ पर कि मुख्य क्रिया के साथ साथ सहायक क्रिया भी आ गई है और इसलिए यहाँ पर सहायक क्रिया का मूल नीचे, सहायक क्रिया हमें नीचे लेनी है और उसका मूल रूप लिखना है। अगला क्रिया का जो अगला भेद है प्रेरणार्थक क्रिया, उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे।